नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR पुलिस अकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके डिटेल वाइज होंगे। ये 20 प्रश्न आपके 50 प्रश्नों के बराबर होंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? जी हाँ, आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट इससे देखते हैं, यानी हमारा जो राष्ट्रगान क्या है तो ये है जनगण मन। और इसको किसने लिखा था? तो ये मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। और इसे संविधान ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान ने इसे अपनाया था, याद रखिएगा आप लोग। और इसके गायन की अवधि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये होगी 52 सेकेंड। गायन की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकेंड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? जी आपको बताना है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी और जीटी रोड का निर्माण भी कराया था। याद रखिएगा, जीटी रोड का निर्माण कराया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो हम लोग जान लेते हैं कि पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था क्या थी। तो सरकार यहाँ पर क्या करती थी, किसानों को ज़मीन का पट्टा देती थी, तो इसको पट्टा कहते थे। और कबूलियत किसे कहते थे? किसान जो थे एक प्रतिज्ञा पत्र लिख के सरकार को कर चुकाने के लिए देते थे, यानी प्रतिज्ञा करते थे कि हम कर चुकाएंगे, तो उसे कबूलियत कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ, आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सतलज। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा आप लोग। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये होगा भाखड़ा नागल बांध। इसकी लंबाई कितनी है? तो 518 मीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात करते हैं तो ये होगी 207 मीटर। 207 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर के नज़दीक स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? आपको बताना है कि अमीर खुसरो जो थे किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। और इनका आपसे काफ़ी बार मूल नाम पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग याद रखिए इनका मूल नाम जो था ये मोहम्मद हसन था। याद रखिए मूल नाम इनका मोहम्मद हसन था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें भारत का तोता कहा है। याद रखिए भारत का तोता इन्हें किसने कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ? तो कृष्णा नदी, याद रखिएगा। नागार्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जनपद के कृष्णा नदी पर बना हुआ, याद रखिएगा। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? तो 1450 मीटर है। ऊंचाई की बात करते हैं तो 150 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? जी आपको बताना जो अलास्का है किस देश का हिस्सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, याद रखिएगा अलास्का। और अलास्का ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी श्रेणी में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होगा? तो ये होगा ट्रिप्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? याद रखिएगा आप लोग। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लैक्टिक अम्ल। जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, तो हमें थकान महसूस होने लगती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये नैनीताल के स्थित नज़दीक में रामनगर पड़ता है, वहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। नैनीताल के नज़दीक रामनगर में स्थित है। और इसको 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। 1936 में इसे हैली
राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे और 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी आपको बताना है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। चलिए तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? जी हाँ, महात्मा गांधी पर चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो ये था असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम चलाया था जन आंदोलन तो वो था असहयोग आंदोलन। और ये कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक चला। याद रखिएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देश से होकर नहीं गुजरती? आपको बताना भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। जी हाँ, भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मैक्सिको। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये देश हमारे हैं इंडोनेशिया, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियन। काफ़ी बार आपसे पूछा गया कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे? वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं। वर्गीज कुरियन तो ये श्वेत क्रांति के जनक होंगे। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अजगर। अजगर सांप जो है जहरीला नहीं होता है, ये आदमियों को डायरेक्ट निगल जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। याद रखिएगा, सन 1970 में जब मोरारजी देसाई की सरकार में प्रधानमंत्री जनता पार्टी बनी थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश मंत्री बनाए गए थे। याद रखिएगा, जब 1970 में मोरारजी देसाई की पार्टी यानी जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस टाइम के क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बनाए गए, उसी दौरान उन्होंने ये भाषण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? जी हाँ, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। जी हाँ, आपको बताना है प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या को होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ, आपको बताना कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अब ये किनके बीच लड़ा गया ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण किया था। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। याद रखिएगा, जिसमें क्या हुआ कि मराठों की करारी हार हुई थी। याद रखिएगा, मराठों की करारी हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? जी हाँ, आपको बताना है समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो आपको ये कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।